विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आपकी जो परीक्षा 2022 में होगी उसमें कक्षा 7 के कोई भी मॉडल पेपर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आज हम यहाँ पर आपको गणित का मॉडल पेपर लाए हैं जो कि कक्षा 7 के लिए है। इसमें हालांकि कक्षा 6 के भी विद्यार्थी अपना ट्राई कर सकते हैं, तो कक्षा 7 वाले इसे ध्यान से देखें और इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। इन प्रश्नों को हमने परिषदीय विद्यालय की पूर्णतः बुक से लिया है और आप इन्हें मेरे साथ हल करिए और देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। अंक 2, 3, 5 की सहायता से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी संख्या यहाँ पर है 2, 3, 5 से आप किसी एक अंक यानी 2 को फिक्स कर लीजिए, तो हम 235 पहली बना लेंगे। दूसरी संख्या हम 5 और 3 को फिर ट्रांसफर कर देंगे, 253 बनेगी। फिर हम 3 को फिक्स कर लेंगे तो 325 बनेगी और 352 यानी 5 और 2 को इंटरचेंज कर लेंगे। उसके बाद 5 को फिक्स कर देंगे तो 532 और 523 बनेगी। तो कुल मिला के यहाँ से हम 6 संख्याएं बना सकते हैं। कौन कौन सी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 235, 253, 325, 352 और 332 और 523, कुल मिला के 6 संख्याएं बन सकती हैं। अगला प्रश्न है, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, कथन पर विचार करें और उत्तर दें। यह कथन सत्य है, असत्य है, दोनों सही हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चूंकि जब हम किसी की पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो उसमें से एक कम कर देते हैं, तो एक में से अगर हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो 0 चूंकि इसकी पूर्ववर्ती संख्या, लेकिन प्रश्न में जो कह रहा उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो जब एक में से एक जाएगा 0 आएगा। 0 चूंकि प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों कहा गया है एक की कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती पूर्ववर्ती, तो इसका मतलब यहां से ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न तीसरा है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जो अपने स्वयं से विभक्त होती हैं और 1 से। तो अगर हम सबसे पहली बात करें यहाँ पर 81 ये देखिए 3 से विभक्त है, तो इसका मतलब जिसमें 81 आया वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ए और सी को तो आप पहले ही छोड़ दीजिए। अब बात करता हूं ऑप्शन बी और डी पर। 83 चूंकि ये हमारी अभाज्य संख्या है। इधर देखेंगे 87 है, तो 87 8 7 15 यानी ये 3 से विभक्त है, इसका मतलब यहाँ से बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। 83 और 89 ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 पे विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 196, 169, 144, 121 और 100। तो आपने देखा कि पहला 14 का वर्ग है, दूसरा 13 का वर्ग है, अगली संख्या 12 का और उससे अगली संख्या जो है 11 का, उसके अगली 10। तो इसका मतलब अगली संख्या 9 का वर्ग हो गए, तो 9 9 81 यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अपने उत्तर भी देते रहे, आपने जो मॉडल पेपर उसमें दिया गया है मैंने उसी को आधार बनाते हुए इस प्रश्न पत्र की रचना की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न चिन्हों पर आधारित है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में यदि एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, न तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप विषम बार गुणा करते हैं तो अगर सभी माइनस है तो माइनस ही चिन्ह रहता है, और सम बार करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले हमने 3 ऋणात्मक पूर्णांकों से गुणा करना है, वो तो ऋण आएगा, और ऋण को जब हम धन से गुणा करते हैं तब ऋण ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। ब्रैकेट 6 - 2 × 6 का मान क्या होगा? इसको यानी
विस्तार करना है तो खोल देंगे तो 6, 3 को पहले 6 से गुणा हो जाएगा, माइनस 2 का 6 से गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंप्लीफिकेशन से है। इसमें 14 माइनस 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस 2 और 6 और 2 के ऊपर बार लगा है, छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। तो मैं सबसे पहले 6 में से 2 घटाऊंगा, लेकिन पहले माइनस लगा हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 2 निकलेगा तो बच जाएगा ये आपका 4। इसका मतलब 7 माइनस 4, और 7 में से जब 4 निकलेगा 3 बचेगा, तो 3 और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 12 में से 6 जाएगा फिर 6 बचेगा, और फिर 14 में से 6 जाएगा तो 8, यानी यहाँ से भी ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बेहद कठिन आपके लिए हो सकता है, 2 की घात 50 का आधा क्या होगा। तो आप 2 की घात 50, आधा का मतलब होता है का आधा यानी 1/2, तो 2 की घात 50 बटे 2 की घात 1, और घातों का नियम होता है अगर आधार समान है तो नीचे की घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2 की घात 50 माइनस 1 यानी 2 की घात 49, यानी 2 की घात 50 का आधा हो जाएगा 2 की घात 49, यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बीजगणित से है, a इंटू ए इंटू ए इंटू एन बार का घातीय रूप क्या होगा। घातें समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर एक इंटू ए इंटू ए इंटू एन बार करना है, तो हम 1 2 3 इन सबको एन बार जोड़ेंगे तो इसका मतलब ए की पावर हो जाएगा एन, यानी ए की पावर एन, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 7x² y² में चर और अचर छाटिए। इंग्लिश मीडियम वाले कह सकते हैं ये जो आपको एक फंक्शन दिया गया जिसमें से आपको जो है वेरिएबल एंड जो है कांस्टेंट जो है ढूंढने हैं। तो यहाँ से अगर हम चर देखें तो यहाँ पर चर तो xy है और अचर केवल 7 है, पावर से मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही है। देखिए चर x और y है जिनकी वैल्यू चेंज होती है, और अचर वो होता है जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर अचर 7 है जो उसकी पावर होती हैं 2 उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बीजगणित से है, XYZ में XYZ का गुणांक। जब भी गुणांक पूछा जाए, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, तो जब भी गुणांक पूछा जाए तो गुणांक का मतलब जो उसके साथ लगा हो, तो XYZ के साथ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, इसका ये मतलब होता है जहाँ कुछ न लिखा होता है वहाँ पर 1 होता है, क्योंकि XYZ को 1 से गुणा करें तब भी XYZ ही रहेगा, तो इसका मतलब XYZ का गुणांक आपका हो गया 1। या फिर पूछता Z का गुणांक क्या है, तो आप कह देते XY, ठीक है ना। जिसका पूछे उसे छोड़ दीजिए, बाकी पूरा चिन्ह सहित लिखना रहता है। अगर कोई पूछे यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, तो हो जाएगा YZ, तो इसका मतलब XYZ का गुणांक कितना है, 1 होगा, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 3 y बराबर 1 z बराबर 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर चूंकि या तो आप ऑप्शन देखिए या ऐसे आंसर लगा सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या देखिए हमारी 36 है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। कैसे, x की जगह 3 रखोगे, y की जगह 1 3 और 1 4, z की वैल्यू 2 है, 4 2 6, 6 का वर्ग 6 6 36, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बीजगणित से है, यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी। पहली भुजा है a 2a प्लस 1, चूंकि a बराबर 4 है तो 2 इंटू a यानी 4 4 दूनी 8 और 1 9, तो जिसमें पहली भुजा 9 हो वही आंसर होगा। तो 2 में 9 है। अगली भुजा की बात करता हूँ,
3a माइनस 1, तो 4 तिहाई 12, 12 में से 11, तो 9 और 11 ये भी मिल रही है। अगला है 3a प्लस 1, तो 3a 3 चक्कू 12 और 1 13, तो इसका मतलब 9, 11, 13 जो भुजाएं होगी वो इसका सही आंसर होगा। यानी यहाँ पर हमें a की वैल्यू पुट कर लेना, तो यहाँ से आंसर a वाला आपका बिल्कुल सही है। अगले हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 2a प्लस 2b 2c 2b प्लस 2a 2c माइनस b, तो a प्लस बी प्लस सी जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस चिन्ह लगा रहे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो a माइनस हो जाएगा, माइनस का b और माइनस का c है वो हो जाएगा प्लस, माइनस a प्लस a से कट जाएगा, माइनस b माइनस बी से कट जाएगा, प्लस बी से कट जाएगा, सी और सी मिलकर के 2c हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बेहद आसान आप लोगों के लिए है, अगर आप इसका आंसर जरूर करें कि न्यून कोण का संपूरक कोण होता है। तो चूंकि जो न्यून कोण है, न्यून कोण की वैल्यू 89.99 होती है, इसका ये मतलब हुआ वो 90 डिग्री से कम ही रहेगा। और संपूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनका जोड़ 180 अंश हो, तो इसका यह मतलब हुआ समकोण से बड़ा होगा, तो इसका मतलब वो आपका अधिक कोण ही हो सकता है और कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋज कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। कोटि पूरक वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, मुझे याद रखना है। तो यहाँ से ऑप्शन जो है हमारा सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित चित्र में यदि a बराबर 50 c बराबर 60 तो कोण b का मान क्या होगा। इस चित्र में देखेंगे तो C आपका है 60 और A आपका है 50, तो चूंकि एक सीधी रेखा बन रही है तो C और इनको दोनों जोड़ेंगे 110 आएगा, और एक ही रेखा पर 180 अंश के कोण बनते हैं, तो 110 घटा देंगे तो 70 बचेगा। और जो हमारा B है, B के सामने का वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो वो भी 70 ही होगा, यानी यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की होती है 9999। जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड पाएंगे 3 × 3 × 11 इंटू 111, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है कि आपसे पूछा जा रहा है 671, 781 और 1441 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी आपको इसको भाग विधि से, चूंकि इतना बड़ा है तो इसका हम भाग विधि से महत्तम समापवर्त निकालना रहेगा। गुणनखंड विधि से आप इसको निकालने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम लग जाएगा। तो इसका जब आप भाग विधि से मासा निकालेंगे तो मासा आपका 11 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो आपका यहाँ से जो प्रश्न है वो आ रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 18 और लघुत्तम समापवर्त 540 है, तो आप उसमें से यदि एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आप सभी को पता होगा एक फार्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो जैसे ही आप करेंगे तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ से आ जाएगा लासा इंटू मासा बटे पहली संख्या, तो यानी 18 × 500, 4/72 और 18 से 72 को 18 चौक 72, फिर 4 से आप काट लेंगे, 4 × 1 4, 4 दूनी 8, 4 × 24 यानी 126। तो 126 आपकी दूसरी संख्या होगी। आप जैसे ही फार्मूला लगाएंगे आप इसका आंसर वहां से निकाल लेंगे। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, समीकरण 3a + 5 = 17 को हल करने पर a का मान
क्या होगा। तो चूंकि इसे हम पक्षांतर विधि से हल कर देंगे, 3a प्लस 5 बराबर 17, तो 3a यहाँ पर चर इसको रोकेंगे और 17 माइनस यानी 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 17 में से 5 गया 12 आएगा, तो 3a बराबर आपका 12 आ गया, 3a बराबर 12, तो a बराबर 12/3, 3 एकम 3 चक्कू 12। यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। तो कैसे रहे ये आज के हमारे 20 प्रश्न, आपके प्रश्न इसमें से कितने सही रहे। अभी मैंने इसका ये सिर्फ उस बुक का आधा पार्ट लिया है, इसका आधा पार्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आप प्रतीक्षा करते रहिए हमारे वीडियो की और आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।